नमस्कार दोस्तों। लास्ट टाइम हम फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे थे और उसमें हमने ये माना था कि हमारे पास एन इंडिस्टिंग्विशेबल आइडेंटिकल फर्मियॉन्स हैं जिनकी एनर्जी, मोमेंटम और फिक्स है और वो डेफिनेट पोजीशन जो है वो ऑक्युपाई करते हैं। उनको हम एक पोजीशन पार्टिकल्स के तौर पे जो है वो जूम कर सकते हैं। ये हमारे पास फेस स्पेस which is divided into the compartments and which are further divided into the number of cells। और हर एक सेल का जो साइज है इट इज एच क्यूब, फिर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इस तरह से हम पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे और फिर हमने बेसिक पॉस्टुलेट्स जो है वो एफडी स्टैटिस्टिक्स के लिए बनाए थे कि इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं और ये पार्टिकल्स पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को जो है वो फॉलो करते हैं। और क्योंकि एक सेल में एक ही पार्टिकल हो सकता है या कोई पार्टिकल नहीं होगा, इसलिए नंबर ऑफ सेल जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल से काफी ज्यादा होने चाहिए। और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए समेशन डीएनआई जो है वो 0 के बराबर होता है। और ओवरऑल टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इट इज कांस्टेंट और इसलिए ई डीएनआई इसकी वैल्यू जो है वो 0 होती है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके हमने एक थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के लिए जो है वो एक फॉर्मूला डेवलप किया था। W इट इज इक्वल टू पाई आई गोज फ्रॉम 1 to k जी आई अपॉन एन आई फैक्टोरियल जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल। ये एक फॉर्मूला जिसको हम फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स से ड्राइव करते हैं और इसको थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्मियॉन्स अकॉर्डिंग टू द एफडी स्टैटिस्टिक्स हम कहते हैं। अब हम इससे आगे जो है वो आज बात करेंगे। बेसिकली इसको यूज करके हम एक एफडी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं उसको हम ड्राइव करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, इट इज एफडी फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन। फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एक ऐसा लॉ जो हमें बताता है कि जो फर्मियॉन्स हैं उनको हम किस तरीके से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करने के लिए जहां पर हमने कल छोड़ा था वहीं से हम आगे बात करेंगे कि मान लीजिए हमारे पास जो है वो एन पार्टिकल्स हैं और उनको हम जी सेल्स में जो है वो डिवाइड करना चाहते हैं। तो जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला आया था, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैक्रोस्टेट्स, दैट इज द डब्ल्यू। और यहाँ पे था समेशन ये पाई आई गोज फ्रॉम 1 to k और यहाँ पे जी आई दीज आर द नंबर ऑफ सेल्स, जी आई फैक्टोरियल अपॉन एन आई नंबर ऑफ पार्टिकल्स फैक्टोरियल इंटू जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल। ये हमने कल जो है वो एफडी स्टैटिस्टिक्स से थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी जो है वो ड्राइव की थी। अब हम यहां से आगे बात करेंगे। यदि हम एफडी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ड्राइव करना चाहते हैं तो टेकिंग लॉग और नेचुरल लॉग, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। यदि इस इक्वेशन के दोनों तरफ इक्वेशंस का हम लॉग ले ले तो ये हो जाएगा एल एन लॉग ऑफ डब्ल्यू इट इज इक्वल टू, जब हम लॉग लेते हैं तो जो ये मल्टीप्लाई है ये समेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो पाई की जगह पे सम आ जाएगा, आई गोज फ्रॉम 1 to k। ऊपर जी आई फैक्टोरियल है तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ जी आई फैक्टोरियल। ये डिनोमिनेटर वाली टर्म है, इनका लॉग लेंगे और ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस लॉग ऑफ एन आई फैक्टोरियल एंड माइनस लॉग ऑफ जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई जब हमने दोनों तरफ जो है वो लॉग ले लिया। नाउ वी विल यूज द स्टिरलिंग फॉर्मूला। यूजिंग स्टिरलिंग फॉर्मूला, जो स्टिरलिंग फॉर्मूला है वो ये बताता है कि यदि हम किसी टर्म को लॉग लें और वो टर्म बड़ी हो तो जैसे लॉग ऑफ एन फैक्टोरियल तो ये हो जाता है एन लॉग एन माइनस एन। ये एक फॉर्मूला है जिसको हम स्टिरलिंग फॉर्मूला जो है वो कहते हैं। तो यहां पे जब हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ W इट इज इक्वल टू समेशन एज इट इज आई गोज फ्रॉम 1 to k और ये है जी आई फैक्टोरियल। तो यहां ये हो जाएगा जी आई लॉग ऑफ
जी आई माइनस जी आई, और यहां पे इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं फर्स्ट टर्म माइनस जो सेकंड टर्म है यहां पे लगाएंगे, इट इज एन आई लॉग ऑफ एन आई माइनस एन आई, और यहां पे ये हो जाएगा जी आई माइनस एन आई इंटू लॉग ऑफ जी आई माइनस एन आई माइनस जी आई माइनस एन आई। तो ये हमने इसको जो है वो स्टिलिंग फॉर्मूले से एक्सपेंड कर लिया। अब हम जब स्टिलिंग फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो इस एक्सपेंशन में आप देख रहे हैं यहां पे आ रहा है माइनस जी आई टर्म है हमारे पास, ये माइनस एक ये है। चलो इसको एक स्टेप आगे जो है वो एक्सपेंड करके देखते हैं। तो यहां पे हमारे पास ये आ जाएगा, इट इज लॉग ऑफ डब्ल्यू इट इज इक्वल टू समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू के, इट इज जी आई लॉग ऑफ जी आई माइनस जी आई, इसको एक्सपेंड करें ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस एन आई लॉग ऑफ एन आई, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस एन आई माइनस जी आई माइनस एन आई, यहां पे लॉग ऑफ जी आई माइनस एन आई, और इसको ओपन करें तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस था माइनस माइनस प्लस, तो यहां पे आ जाएगा प्लस, इट इज जी आई माइनस एन आई। अब ये माइनस जी आई है, ये प्लस जी आई के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस एन आई है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एंड वी विल लेफ्ट विद लॉग डब्ल्यू इट इज समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू के, यहां पे जी आई लॉग ऑफ जी आई माइनस एन आई लॉग ऑफ एन आई माइनस यहां पे जी आई माइनस एन आई और लॉग ऑफ जी आई माइनस एन आई। तो ये हमारे पास इसको स्टिलिंग फॉर्मूला यूज करने के बाद एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्सप्रेशन आ गया। अब ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया है, इस एक्सप्रेशन को यदि हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ यदि हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं और साथ में हम ये मानते हैं कि जी आई दैट इज द नंबर ऑफ सेल्स जो है दे आर एज्यूम टू बी कांस्टेंट, एक जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर एक सेल जिसका वॉल्यूम एच क्यूब लेकर के आप सेल्स बना रहे हैं, तो जितनी भी सेल्स मैक्सिमम बन सकती हैं वो कांस्टेंट होंगी, उससे ज्यादा आप सेल्स जो है वो नहीं बना सकते क्योंकि वॉल्यूम जो है एक सेल का वो फिक्स है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ log w dn log w it is equal to summation I goes from 1 to k। जो फर्स्ट टर्म है इसमें जी आई है पूरी टर्म में, जी आई लॉग जी आई, तो इसका जो डेरिवेटिव है ये हो जाएगा 0। जो सेकंड टर्म है माइनस, यहां पे जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट एन आई का यदि डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी एन आई और लॉग ऑफ एन आई को ऐसे रहने दिया। दूसरी बार हम जो एन आई है उसको एज इट इज रहने देंगे और log ni का डेरिवेटिव लेंगे तो ये होगा 1 अपॉन ni और साथ में dni। उसी तरह से जो सेकंड एक्सप्रेशन है यहां पे इसका डेरिवेटिव ले तो ये हो जाएगा, जो फर्स्ट ब्रैकेट वाली टर्म है इसका यदि हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हो जाएगा gi का डेरिवेटिव 0 और यहां पे हमारे पास इसके साथ आ जाएगा माइनस dni और log gi माइनस एन आई जो है वो एज इट रहेगा। दूसरी बार जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो जी आई माइनस एन आई एज इट रहेगा, लॉग वाली टर्म का डेरिवेटिव हो जाएगा जी आई माइनस एन आई और साथ में माइनस डी एन आई, ये सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव हो गया। अब यहां से ये हो जाएगा डी लॉग ऑफ डब्ल्यू इट इज इक्वल टू समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू के, फर्स्ट टर्म तो 0 हो गई थी, ये माइनस है तो ये जाएगा माइनस डी एन आई लॉग ऑफ एन आई प्लस ये एन आई के साथ एन आई कैंसिल हो जाएगा, बाहर माइनस था तो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे जो है वो हमारे पास माइनस आएगा। तो माइनस क्योंकि ये और ये आपस में कैंसिल होगा, ये डी एन आई ये माइनस तो इट इज माइनस डी एन आई। अब यहां पे आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, ये हो गया डी एन आई लॉग ऑफ
जी आई माइनस एन आई, ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस है बाहर प्लस है, तो ये हो जाएगा प्लस डी एन आई। तो यहां पर ये जो डी एन आई वाली टर्म है, क्योंकि ये प्लस में आ रही है, ये माइनस में, तो ये भी दोनों जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास फाइनल जो एक्सप्रेशन बनेगा डेरिवेटिव लेने के बाद, डी एल एन डब्ल्यू इट इज इक्वल टू समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू एन। इसमें ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, सिर्फ ये डी एन आई की जो टर्म है ये बचती है। इसको हम रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, जो प्लस वाली टर्म है उसको पहले लॉग ऑफ जी आई माइनस एन आई, और ये माइनस था इसको बाद में लिख दिया माइनस लॉग ऑफ एन आई, और यहां पे हमारे पास डी एन आई जो है उसको हमने ब्रैकेट में बाहर लिख लिया। तो ये हमारे पास एक डेरिवेटिव लेने के बाद सिंप्लीफाई होकर के एक्सप्रेशन आया है। अब हम जानते हैं कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होती है फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, जो W है प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होती है, इसलिए जो डेरिवेटिव होगा डी एन डब्ल्यू ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इट इज इक्वल टू 0। तो यदि आप मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाली स्टेट की बात करते हैं तो उस केस में ये जो डेरिवेटिव है ये 0 हो जाएगा। यदि ये 0 होता है तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन रहेगा आई गोज फ्रॉम 1 टू k, और यहां पे log इट इज जी आई माइनस एन आई एंड माइनस लॉग ऑफ एन आई इंटू डी एन आई इट इज इक्वल टू 0। तो सपोज कीजिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अभी हमने शुरू में जो पॉस्टुलेट्स बताए थे एफडी स्टैटिस्टिक्स में, उसमें मैंने कहा था कि n जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, जिसको आप n को यदि आप एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इट इज समेशन डी एन आई। n कांस्टेंट हो, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं दे आर कांस्टेंट, तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे समेशन एन आई, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल दैट इज द समेशन एन आई, ये कांस्टेंट होते हैं। तो जब कांस्टेंट होंगे इसका मतलब जो डेरिवेटिव होगा डी एन आई इट शुड बी इक्वल टू 0। सपोज इट इज क्वेश्चन नंबर 2। एंड सिमिलरली द टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट होती है E, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं दैट इज ई आई इंटू एन आई, ये कांस्टेंट है एज ए होल सिस्टम की। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ई आई एज इट इज और एन आई का डी एन आई डेरिवेटिव ये 0 के बराबर होना चाहिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्या करें कि मल्टीप्लाई टू, इक्वेशन 2 जो है उसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दे, एंड इक्वेशन 3 जो है उसको बीटा से मल्टीप्लाई कर दे, एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इसको जो है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से माइनस कर ले, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो नेट इक्वेशन हमारे पास बनेगी, इट इज द समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू k, और यहां पे हमारे पास पहले से था log ऑफ जी आई माइनस एन आई, और साथ में था माइनस log ऑफ एन आई, इसके साथ माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा इंटू ई आई। इक्वेशन 2 और 3 को अल्फा और बीटा से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों में डीएनआई था, तो डीएनआई बाहर जो है वो कॉमन आ गया पूरे एक्सप्रेशन में। और अब यदि ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि log ऑफ जी आई माइनस एन आई log ऑफ एन आई माइनस अल्फा माइनस बीटा इंटू ई आई इट शुड बी इक्वल टू 0। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ, ये जो फर्स्ट दो टर्म्स हैं इनको इकट्ठा कर लिया जाए तो ये हो जाएगा जी आई माइनस एन आई अपॉन एन आई, एंड इट शुड बी इक्वल टू अल्फा दूसरी तरफ चला गया, प्लस हो जाएगा बीटा इंटू ई आई। यदि हम log हटा दें तो ये होगा जी आई माइनस एन आई अपॉन एन आई, और यहां पे हमारे पास ई रेज़्ड पावर अल्फा प्लस बीटा इंटू ई आई। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं जी आई अपॉन एन आई माइनस 1 इट इज इक्वल टू ई अल्फा प्लस बीटा इंटू ई आई। जो ये टर्म थी उसको हमने बाइफ्रिकेट जो है वो कर दिया।
तो यहां से इट इज GI अपॉन NI, ये 1 उस तरफ चला जाएगा। E अल्फा इसको अलग करके लिखा जा सकता है बीटा EI प्लस 1। तो यहां से यदि हम NI की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास हो जाएगा NI इट इज इक्वल टू GI अपॉन E अल्फा और E बीटा EI प्लस 1। ये हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनी है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फर्मियंस, इसको हम जो है वो FD फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज द FD डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो यदि आपको एग्जाम में जो है वो सिंपल ऐसे क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द FD स्टैटिस्टिक्स, तो आप शुरू में जो मैंने स्टैटिस्टिक्स के बेसिक पॉस्टुलेट्स और उनका डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करते हुए थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी तक जो बात की थी वहीं तक आप करेंगे। मगर यदि आपको क्वेश्चन ऐसे आता है कि ड्राइव द FD डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो फिर आपको कंप्लीट जो है वो यहां तक करना पड़ेगा। इसी को हम एक चेंज्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास फॉर फर्मियंस, जो फर्मियंस हैं पार्टिकल्स जो लाइंग बिटवीन द एनर्जी इंटरवल E एंड E प्लस DE, वो फर्मियन जो E और E प्लस DE के बीच में लाई करते हैं, उनके लिए आप ये लॉ लिखना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं NE इंटू DE, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर लाइंग इन द रेंज E टू E प्लस DE। ये जो नंबर ऑफ सेल्स हैं दैट इज द GE अपॉन E रेज़्ड टू पावर अल्फा, E रेज़्ड टू पावर बीटा EI प्लस 1, और साथ में यहां पे जो है वो DE हो जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया है इसको हम फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एनर्जी लॉ कहते हैं। FD डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, FD डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर एनर्जी। तो यदि आप एनर्जी के लिए पूछता है आपसे तो एक एक्सप्रेशन जो है वो आप आगे बात कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने FD स्टैटिस्टिक्स कल और आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हुए हमने FD डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके बेसिक पोस्टुलेट्स, उसकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को यूज करते हुए फाइनली जो है हमने FD डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव कर लिया है। आप इसको एक बार जो है खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एग्जैक्टली जो है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।